आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में। और इस सीरीज में अभी हम लोग हिस्ट्री का एक वीडियो पिछले क्लास में देखे थे, और तो ये आज जो है हिस्ट्री का दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। चाहे अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे जो है आपका जीके जीएस पूछ रहा है, यानी समझ लीजिए जीके जीएस पूछ रहा है, तो वो आपको एनसीईआरटी आधारित ही पूछता है, तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, क्योंकि समझ लीजिए कि इस बार जो है बिहार में शिक्षक बनने का आखिरी मौका है, और इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा पिछले एग्जामों से ज़्यादा रहेगा। तो उसी को जो है मद्देनजर रखते हुए हम लोग उस क्वेश्चन को तैयार किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको खुद फील आ जाएगा कि हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। एनसीईआरटी पढ़ना बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे वहां पे जो है आपको लगेगा नहीं कि हाँ, आपको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं पिछले एग्जामों को जो है मद्देनजर में देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और पिछले क्लास में जहां तक हमने छोड़ा था वहीं से इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप जरूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग अभी पिछले वीडियो में भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री देखे थे, और आज के क्लास में भी जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही देखने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री सवाल आता है। और बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो चाहे आप पीआरटी का पेपर दे रहे हैं तो इसमें पूरा मॉडर्न ही पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आपको चाहे 6 to 8 का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे आपके पीजीटी का पेपर हो, तो यहाँ पे आपका भले सब्जेक्ट कोई हो, उर्दू फारसी हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ भी हो, लेकिन जीएस का जो पेपर होता है 40 नंबर, तो उसमें तो मॉडर्न ही पूछता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट इसमें केवल आपका 40 नंबर के लिए अगर हिस्ट्री है, या आपको 80 नंबर के लिए हिस्ट्री है, तो उनके लिए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सबके लिए ये वीडियो है, जरूर देखिएगा इसमें। और यहाँ पे इस वीडियो में जो है टोटल आज के हम लोग 22 क्वेश्चनों को लिए हैं। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि हाँ केवल 22 क्वेश्चन ही हम लोग कवर करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कम से कम एक क्वेश्चन से आपको 20-25 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिए आपको इस वीडियो से कम 300 से जो है 400 क्वेश्चन कवर होगा। और इसमें हम समय आपका बिल्कुल जाया नहीं करेंगे, इधर उधर का बात कुछ नहीं, सीधा आपको टू द पॉइंट बात होगा एग्जाम संबंधी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और एक टॉपिक को हम लोग उठाएंगे तो उससे पूरा क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजस्व वसूलने का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजों के जो द्वारा है भूमि राजस्व वसूलने के लिए कुछ व्यवस्था लाया गया था, और वह 3 व्यवस्था था। अब आगे पढ़ेंगे, अस्थाई बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं, लेकिन अब तीनों को हम लोग साथ में कवर करते चल जाएंगे ताकि फिर आपको बुक नहीं पढ़ना पड़े। तो आपको इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जल्दी घबराना नहीं है। तो इसका आंसर बताइए, अस्थाई बंदोबस्त में जो है कर कौन वसूलता था, तो वो जो है वसूलता था जमींदार। तो ये इसका आंसर तो हो गया पहला। बाकी आप देख सकते हैं जो अस्थाई बंदोबस्त है वो लाया था कौन, तो आपको कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और ये कहाँ पे लागू था, इसमें कितना % भूमि पे था, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इतना याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है अस्थाई बंदोबस्त में जो है आपको राजस्व वसूलने का काम कौन करता था, तो जमींदार करते थे। ये तो इसका आंसर हो गया। और ये जो है 8 क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 28 से इस क्वेश्चन को हम लिए हैं, आप जाकर आप देख सकते हैं वहां पे। अब देखिए यहाँ पे जो है एनसीईआरटी में, चलिए कहाँ पे दिया है, एनसीईआरटी पढ़िएगा आप तो देखिए यही चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 28 है। खेती में सुधार के हेतु जो है यहाँ पे कुछ व्यवस्था लाया गया था, और इसी में जो है यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त का प्रबंध किया गया था। सबसे पहली बात देखिए, आखिरकार कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो यहाँ पे जो है जमींदारों के रूप में जो है मान्यता दिया गया था कर को वसूलने का, और फिर वही कर को जो है यहाँ पे राजस्व को किसके, तो कंपनी को देने का। तो 1793 में आया था आपको अस्थाई बंदोबस्त, ये चीजें याद रखिएगा। अब एग्जाम में जो है देखिए आपको एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, एससीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पे जो है यह फिगर दिया गया और बताया कि यहाँ कहाँ पे जो है किस एरिया में मालूम है। तो ये देखिए भारत का नक्शा है, आपको अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है आपको अस्थाई बंदोबस्त वाला एरिया है। कहाँ पे, तो आप देख रहे हैं इधर आपका बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। यहाँ पे जो आपका एरिया दिख रहा होगा ये जो है यहाँ पे
क्या था, तो अस्थाई बंदोबस्त था। तो अगर एग्जाम में ऐसा भी पूछे कि हाँ बिहार में आपको कौन सा भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी, तो कौन सा था, तो आपको अस्थाई व्यवस्था था। ये आपको बहुत याद रखना है। और अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लाया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस से लाया था। और कितने परसेंट भू विभाग पर था, तो आपको 19% भू भाग पर ये लगाया गया था। ये एससीईआरटी में दिया गया, आगे हम लोग इसको बताएंगे। तो ये तो हो गया आपको कौन सा, तो आपको अस्थाई बंदोबस्त। और यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए देखिए, यहीं पे आपको एससीईआरटी में एक सवाल भी यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में अंग्रेजों के समय में किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी, बताइए। अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको एक भारत का नक्शा बनाइए और आपको बनाकर ऐसे देखिए कि हाँ यहाँ पे जो है आपका बिहार है, यहाँ पे कौन था, तो आपको अस्थाई व्यवस्था था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी बताए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अस्थाई बंदोबस्त। कौन लाया था, तो कार्नवालिस लाया था। कब लाया था, तो 1793 में लाया था। ये पूरा डेट आपको याद रखना है, क्या पता क्या पूछ ले। तो एक क्वेश्चन बताए हैं, बाकी उससे जो भी जुड़ा चीज है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है अस्थाई बंदोबस्त को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए ये आपको वो बुक में था, और ये आपको एनसीईआरटी जो पढ़ाए हम आपको यूट्यूब पे उसमें का है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आया, कॉर्नवालिस लाया था। लगान, और ये जो है इसमें लगान जो है अस्थाई रख दिया गया था, यानी फिक्स रख दिया गया था कि हाँ आपको इतना ही देना है। लगान वसूलने का जिम्मा किसको था, तो आपको जमींदार को था। और जमीन का मालिक इसमें कौन होता था, जमींदार होता था। तो ये आपका अस्थाई बंदोबस्त था। लेकिन इसमें कुछ समस्या थी। समस्या यह थी कि कंपनी के द्वारा ज्यादा राजस्व तय कर देने से जमींदार जो है उसको चुका नहीं पाते थे। जो जमींदार राजस्व नहीं चुकाते थे, यानी असफल हो जाते थे, तो वहां पे जो है उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। तो ये यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त में थोड़ा समस्या था। बाकी यहाँ पे देखिए उसके बाद आया महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त के बाद महालवाड़ी है, ये आपको भारत के दूसरे क्षेत्र में था। अब देखिए महालवाड़ी की बात करें तो इसको लागू किया था 1882 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये जो है आपको वर्तमान जो उत्तर प्रदेश देखते हैं, यहाँ पे लगाया गया था महालवाड़ी। और यहाँ पे इसमें जो है राजस्व था, क्या था, वो अस्थाई नहीं था, यानी बदलते रहता था। यानी टैक्स का जो था तो कभी ज्यादा कभी कम भी ये लोग लेते थे। इसमें जो है कर वसूलने का कार्य कौन कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए इसी में है महाल। तो महाल मतलब क्या होता है, तो बहुत सारा गांव मिलकर जो है एक उसमें मुखिया चुनता था और वही जो है कर वसूलता था, तो उसको बोलते थे महाल। यानी गांव या पूरे महाल के जो मुखिया थे, ये आपको कर वसूलने का काम करते थे किसमें, तो महालवाड़ी में। तो यहाँ पे ये महालवाड़ी हो गया। एक और जो आया वो आपका है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी जो है इसी को बोलते हैं मुनरो अवस्था, क्योंकि इसको जो शुरुआत जो है आपको कैप्टन रीड और मुनरो के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे शुरुआत किया रीड ने और इसका प्रयोग किया मुनरो ने। तो इसी के नाम पे जो है इसको मुनरो व्यवस्था भी बोलते हैं। और ये आपको दक्षिण भारत में इसको प्रयोग किया गया था। और इसमें जो जमीन का मालिक होता था, इसमें रैयत होता था। रैयत मतलब होता है किसान, यानी जमीन का मालिक आपको किसान होता था और कर जो है सीधे किसानों से वसूला जाता था। तो यहाँ पे ये तीनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। महालवाड़ी में जो है आपका महाल यानी मुखिया, रैयतवाड़ी में खुद रैयत यानी किसान, और जो अस्थाई बंदोबस्त में खुद वहां पे जमींदार, ये जो है कर वसूलते थे। अब यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखा गया, चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए आपका टीआरई 2 के 6 to 8 का सवाल है कि औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू थी। तो यहाँ पे देखिए अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीनों लागू था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है कि भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था। तो देखिए ये तीनों को प्रारंभ किया था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त। और ये टीआरई 1 की पीजीटी का सवाल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए बोलते हैं कि यहाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। देखिए आपको क्वेश्चन रिपीट होते दिखा दिए हम। अब देखिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन टीआरई 2 के पीजीटी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ बताना है कौन गलत है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले आइए अब हम थोड़ा यहाँ पे पहले मैप में देख लेते हैं कहाँ पे क्या था। अभी देखिए ये जो है आपका भारत का नक्शा है। अभी आपको बताया है यहाँ पे जो है बिहार बंगाल वाला एरिया में क्या था, तो आपको अस्थाई बंदोबस्त। तो यहाँ पे हम एस लिख देते हैं। यहाँ पे आपका जो है क्या था, तो आपको महालवाड़ी था यहाँ पे ये वाला एरिया में। तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। और यहाँ पे रैयतवाड़ी साउथ में था। तो देखिए आपको याद रखना है MRS। MRS यहाँ पे याद रखिएगा MRS। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा MRS। तो यहाँ पे M ऊपर हो गया, S बिहार वाले में, और आपको R नीचे। अब इसी से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा किस एरिया में है। और अभी आपको बताए थे, देखिए ये एससीईआरटी का आपको किताब का स्क्रीनशॉट है। देखिए इन 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था को अगर अंग्रेजों ने शासन करने वाले भारतीय क्षेत्रों में प्रसार के तहत देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल कृषि योग्य भूमि का 19% अस्थाई बंदोबस्त, यानी अस्थाई बंदोबस्त था 19% भूमि पर लगाया गया था। उसके बाद देखिए 29% महलवाड़ी,
ये जो है आपका 29% था। उसके बाद अगर देखा जाए 52% रैयतवाड़ी, यहाँ पे यानी 52% था। तो ये एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस भूभाग में सबसे ज्यादा आपको कौन सा व्यवस्था लागू था। तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा था कौन सा, तो रैयतवाड़ी कितना, तो आपको 52% भूमि पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है कि कौन सा युग्म गलत है। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे है, बंगाल में, बिल्कुल बताया है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में क्या है आपको अस्थाई बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बताया है आपको दक्षिण भारत में होता है, तो देखिए दक्कन यानी दक्षिण हो गया। महालवाड़ी बताया है आपको, बुक में भी दिया गया है आपको उत्तर प्रदेश में, यानी आपको अवध वाला एरिया हो गया। तो ये आपको महालवाड़ी, यानी तीनों व्यवस्था जो है यहाँ का सही है। तो पूछा है कौन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ई हो जाएगा। और ये सवाल देखिए TRE 2 के पीजीटी का सवाल है। एक क्वेश्चन आया, बाकी हम देखे तीनों व्यवस्था को देख लिए और आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए कि हाँ कैसे भी क्वेश्चन पूछा था। ये तो आपका हो गया पहला सवाल। अब देखिए दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं और लिखा हुआ है कि यूरोपीय बाजारों में जब बहुत कम मात्रा में भारतीय नील पहुंचती थी तो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक जो है कपड़े की रंगाई के लिए बैगनी और नीला रंग का प्रयोग किस पौधे से करते थे। तो देखिए अगर भारत से व्यापार होता था आपको यूरोप में, तो यहाँ से जो है नील ले जाकर वहां पे कपड़ों की रंगाई होती थी। लेकिन जब नील नहीं पहुंचा था जहां पे जिस एरिया में, तो वहां पे जो है यूरोपीय जो लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वह कपड़े की रंगाई के लिए किस पौधा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके है बोर्ड, गेरियम और कैंटमिंट, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपको 8 क्लास के एनसीईआरटी से सवाल है, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 31 पे है। तो वो जो है बोर्ड नामक पौधा था, उसी से जो है यहाँ पे यूरोपीय बाजारों में कपड़ा की रंगाई होती थी। लेकिन इसका जो क्वालिटी था वो आपको भारतीय नील के जितना नहीं था, इसका फीका रंग होता था। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए कि इसको अपना लोग उपयोग करता था, उसके अभाव में भारतीय नील नहीं मिलता था, तो ये बोर्ड का प्रयोग करके कपड़ा की रंगाई करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अब देखिए यहाँ पे अब चलते हैं, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आपको हम बताए भी थे, 8 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ाए थे, तो यूरोप में भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो नील जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो याद रखिएगा। नील जो है उष्णकटिबंधीय पौधे हैं। भारतीय नील से कपड़े जो है बहुत चमकदार नीला होता है, जबकि यूरोप में जो आपका यूरोप के कपड़े उत्पादक होते हैं, कपड़े की नीले रंग का इसका उपयोग करते हैं। किसके, तो आपको बोर्ड पौधा का याद रखिएगा। और बोर्ड जो है आपको शीतोष्ण क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो बोर्ड कैसा पौधा है, शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा है, लेकिन जो नील है उष्णकटिबंधीय है। और जो बोर्ड से मिलने वाला रंग होता है वो फीका और बेजान होता है। तो यहाँ पे जब भारतीय नील नहीं मिलता था, तो उसके अभाव में जो है ये लोग बोर्ड के पौधे से कपड़े की रंगाई करते थे। अब देखिए यहीं पे चीज यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो यहाँ पे देखिए नील का पौधा जो है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है। 13वीं सदी तक जो है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो है कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में जो है कम ही पहुंचता था, उसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक जो है बैगनी और नीला रंग कपड़ा बनाने के लिए जो है रंगने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे का प्रयोग करते थे। और बोर्ड जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था ये बोर्ड, क्योंकि वहां पे शीतोष्ण कटिबंधीय और वहां पे ठंडा होता था, तो जल्दी लोग उपजा लेता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला और नील के आयात पे पाबंदी लगा दी थी। तो ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ से याद रखना चाहिए। और बाकी यहाँ पे हम बता ही दिए हैं कि जो है नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से जो है फीका और बेजान रंग मिलता था। तो इसीलिए जो है वहां पे भारतीय नील की मांग ज्यादा थी। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे जो है 3 नंबर, कि निज व्यवस्था के तहत नील की खेती कितने प्रतिशत भूभाग पे होती थी। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि निज व्यवस्था क्या है। तो जो आपको नील की खेती होती थी भारत में, तो वह 2 तरह से होती थी। आपको एक निज व्यवस्था और एक और व्यवस्था से होती थी। तो यहाँ पे निज व्यवस्था वाला पूछा है कि निज व्यवस्था के अंतर्गत जो है कितने % भूभागों पे जो है खेती होती थी। तो वह होती थी 25%। तो ऑप्शन नंबर तो इसका बी हो गया। ये जो है पेज नंबर 33 पे चैप्टर नंबर 3 में गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं, ये देखिए नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती जो है मुख्य 2 तरीके से होती थी, एक निज और दूसरा रैयती। तो निज वाला ही पूछे हैं आपको हम, 25% होता है, 25% भूमि पर। देखिए निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक जो होते हैं खुद अपनी जमीन से नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे, या दूसरे जमींदारों से जो है जमीन भाड़े पर लेते थे और जो है
मजदूरों को काम पर जो है लगाकर नील की खेती करवाते थे। यानी इसमें जो है बगान मालिक होता था, वह जो है जमीन खरीद कर या अपने जमीन पर खेती करवाता था। लेकिन जो आपका रैयती वाला था उसमें जो है किसान के भूमि पर ही खेती करवाता था, तो इसमें ये थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए यहाँ पे 19वीं सदी के आखिरी तक बगान मालिक जो है नील की खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत जो है नील की पैदावार वाली 25% से अधिक कम जमीन आती थी और बाकी जो है रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। पूछेगा कि नील की खेती में आपको जो है निज व्यवस्था के अंतर्गत कितने खेती आती थी, तो आपको 25% से कम जमीन आती थी, जबकि रैयती में इसके अलावा यानी 75% आती थी। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा हम अंतर देखते हैं। देखिए निज और रैयती में क्या अंतर है। तो अभी बताया है निज में जो है बगान मालिक खुद के जमीन पर या जमीन भाड़ा लेकर या जमींदारी से भाड़ा लेकर ये लोग जो है खेती करवाते थे। नील की खेती हेतु उपजाऊ भूमि और बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती थी, लेकिन ऐसे भूमि पर ज्यादा आबादी होने से यह उपलब्ध नहीं हो पाती थी। देखिए नील की खेती जो होती है उसके लिए चाहिए उपजाऊ मिट्टी, और उपजाऊ मिट्टी पे क्या होता है कि लोग पहले से ही अपना खेती करते रहते हैं, तो ये जो है इसमें थोड़ा समस्या था। इसीलिए जो है इसमें कम भूमि प्राप्त होता था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 25% ही भूमि पे खेती होती थी नील की, तो याद रखिएगा। अब एक होता है रैयती। रैयती मतलब क्या होता है, उसमें होता है किसान। तो यहाँ पे जो है बगान मालिक क्या करते थे कि किसानों के ही जो जमीन थे उसी को जो है सट्टा पर बट्टा पर लेकर जो है खेती करते थे, जैसे अनुबंध पे, हाँ कि कुछ दिनों के लिए ले लिए और उस पर खेती करवा लिए। या जो है मान लीजिए एक खेत है तो बोल दिए कि हाँ आप इसमें उपजाइए, और अब जितना उपजाइएगा उसमें जो है हम इतना परसेंट हम रख लेंगे, बाकी आपका होगा। तो उस प्रकार से ये लोग खेती करवाते। तो इसमें बगान मालिक किसानों के साथ अनुबंध करते थे, यानी आपको सट्टा करते थे। इसमें किसानों को जो है बगान मालिक के द्वारा कम ब्याज पे कर्ज मिलता था। मान लीजिए जिस किसान के पास पैसा नहीं है तो आपको बीज खरीदने के लिए, चाहे खेत में हर बैल के लिए, इस सब के लिए जो है पैसा देता था कौन, तो आपको खुद ये बगान मालिक। अब यहाँ पे देखिए इसमें बीज उपकरण बगान मालिक खुद यहाँ पे मुहैया कराते थे। फसल कटने पर जो है फसल को बगान मालिकों को सौंप दिया जाता। मान लीजिए फसल हो गया तो आपको फसल को दे दिया जाता था, और जितना उसमें बटा था, चाहे सटा था, अनुबंध था, वो आपको पैसा पहले ही तय हो जाता था कि हाँ आपको इसमें जितना मेरा नील हो वो सब हमारा होगा। बाकी जो पैसा फिक्स था उतना उसको वो लोग दे देते थे। तो ये आपका निज और रैयती। याद रखिएगा नील खेती करने के दो तरीके थे बंगाल में खास करके, तो ये याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल है 4 नंबर, कि 1859 में बंगाल के हजारों किसानों के द्वारा नील की खेती करने के विरुद्ध जब बगावत किया, तो किस मजिस्ट्रेट ने जो है किसानों के नील के अनुबंध को मानने से जो है न मानने पे मजबूर न करने का नोटिस दिया। यानी उन्हीं जब देख रहे थे नील की खेती जब हो रहा था, तो नील की खेती बहुत मांग हो रही थी यूरोपीय बाजारों में। तो नील की खेती जो होती है आपको जमीन को समझ लीजिए कि अनउपजाऊ कर देती है, चौपट कर देती है। तो किसान जो है इसका विरोध करने लगे थे बाद में आगे। और बाद में 1859 जब आया तो वहां पे जो है किसान लोग पूरा अंग्रेज से लड़ाई करने लगे कि हाँ हम लोग खेती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब एक बगावत छिड़ा, तो यहाँ पे उस समय कौन मजिस्ट्रेट था आपको उस समय बंगाल में, जो यहाँ पे जो है एक नोटिस जारी किया कि हाँ अब कोई जो है यहाँ पे अनुबंध नहीं करेगा खेती, यानी आपको नील की खेती नहीं करेगा। तो वो आपको था एसले ईडन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी यही नोटिस जारी करके बता दिया था कि चलो ठीक है विरोध हो रहा है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे खेती नहीं करेंगे, यानी यह अनुबंध नहीं मानेंगे। और यहाँ पे इसके पीछे कारण था क्योंकि 1859 में हुआ है, तो 1857 में अभी जो है एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। तो इसमें जो है अंग्रेज देख लिए थे कि हाँ भारतीयों को भाई पूरा उग्र हो गया था, कैसे ये लोग जो है हम लोग के पीछे पड़ा था। तो इसलिए जो है सरकार यहाँ पे पीछे हट जाती है और यहाँ पे नोटिस जारी करना पड़ता है कि हाँ ये जो आप अनुबंध था कि हाँ बगान मालिक जो है इतना परसेंट अनुबंध से सट्टा पे तो खेती करवाते थे, तो वो जो है इसको वापस ले लिया था। तो यही उस समय एसएल ईडन था, यही मजिस्ट्रेट था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये जो है हम आपको नोट्स जो आपको पढ़ाए हुए हैं एनसीईआरटी 8 क्लास का उसमें है। देखिए नील विद्रोह के बारे में कि 1859 में बंगाल के जो हजारों किसानों ने नील खेती करने से इनकार कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी अभी जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। इसलिए जो है मजिस्ट्रेट एसले ईडन ने जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया कि किसानों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूर नहीं किया जाए। और ये जो है जब हो रहा था तो उस समय एक अफवाह भी फैल गया कि हाँ रानी विक्टोरिया के द्वारा जो है नील की खेती नहीं करने का हुक्म दिया गया है। तो इसलिए जो है और लोग यहाँ पे क्या हुए कि आपको किसी का बात नहीं माने और खेती जो है करने से मना कर दिया नील की। बाकी जो है आगे चलकर 19वीं सदी में जो है यहाँ पे कृत्रिम रंग का खोज हो चुका था, तो फिर यहाँ पे जो है कृत्रिम रंग से कपड़ा की रंगाई होने लगा।
और फिर जो क्योंकि बागान मालिक थे भाई अपना पैसा फंसाए थे, यहाँ पे बड़े बड़े मिल बैठाए थे, तो वो लोग जो है विरोध करने लगे यहाँ पे कि हाँ भाई हमारा इतना पैसा फंसा हुआ, हम लोग कैसे यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे इसके लिए भी आंदोलन होता है। फिर जो है अगर ये तो बंगाल वाला था, उसके बाद अगर महात्मा गांधी जो है आपको मालूम होगा कि आपको नील के लिए जो है आपको चंपारण में सत्याग्रह किए थे, प्रथम सत्याग्रह प्रथम, और वो आपका 1917 में हुआ था, बगान मालिकों के खिलाफ ही हुआ था। ये अभी आप देखे हैं आपको ये बंगाल वाला था, और वो महात्मा गांधी वाला जो है क्या है आपको बिहार में है, तो वो भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ आपको बताया वहीं पे यहाँ पे लिखा गया है कि नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी है संघर्ष में उसके साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह नहीं चाहती थी, इसलिए जो है यहाँ पे जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में जो है यहाँ पे जो है इलाकों में रैयतों से जाकर मिले, यानी किसानों से मिले, और उनकी दुर्दशा देखकर जो है बरसात में मजिस्ट्रेट एसल ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूर नहीं किया जाए। और यहाँ पे ये चीजें हैं और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम यहाँ पे दिए थे, तो याद रखिएगा। बाकी एससीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पे जो है इसी में जो है एक नील दर्पण का चर्चा जो आपको एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम यहाँ से इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि जो नील दर्पण है एक बुक है और इसकी रचना दीनबंधु ने किया था, इसका 1860 में प्रकाशन हुआ था, और इसमें जो है नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। और ये जो है इसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने, तो माइकल मधुसूदन ने किया था। और बिहार में जो नील की खेती होती थी, उत्तर बिहार आपको चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और शाहाबाद जिले में होती थी। और यहाँ पे जो बिहार में नील की खेती होती थी यहाँ पे अलग तरीके से होती थी। बिहार में जो दो तरह की खेती होती थी, एक जिरात और दूसरा आसामी बाल, तो ये आपका एससीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आपको हम यहाँ पे बताए हैं। और बाकी तीन कटिया पर था तो चंपारण में था ही, जहाँ पे गांधी जी जाके अपना वहां पे क्या किए थे, इसका विरोध किए थे। ये देख लिए। अब यहाँ पे चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजी शासन के कारण मुंडा जनजाति क्षेत्र जो है छोटा नागपुर में उत्पन्न समस्या से लड़ने हेतु तो बिरसा मुंडा के साथ कौन दूसरे आदिवासी साथ दे रहे थे। यानी जब अंग्रेज लोग यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र पे हड़प रहे थे वहां पे उनके भूभाग को, तो वहां पे जो है छोटा नागपुर में यहाँ पे एक तो थे ही बिरसा मुंडा, ये इसका विरोध कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा के साथ दूसरे कौन आदिवासी समूह थे जो इनका साथ दे रहे थे, वो आपको एनसीईआरटी में दिया गया, इसलिए यहाँ पे हम शामिल किए हैं। तो पहला है डोंगरिया कंद, दूसरा है संथाल, तीसरा है उराव, और इसमें एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे जो है संथाल और उराव ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पे आपको मुंडा जनजाति को जो है साथ दे रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में। तो संथाल और उराव यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी आंसर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, पेज नंबर 38 से लिया गया है कि बिरसा मुंडा जो है इनका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता था, और यहाँ से आपके सवाल भी पूछा हुआ है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी यानी जो बिरसा के समर्थक थे वह थे आपको संथाल और उराव भी शामिल थे, यानी जो बिरसा को समर्थन कर रहे थे। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन, यहीं से हम क्वेश्चन दिए थे कि ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से यहाँ पे जूझ रहे थे, और इसने जो है यहाँ पे मुंडा जनजाति का साथ दिया, यानी बिरसा मुंडा का साथ दिया था। कौन, तो संथाल और उराव जनजाति, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी एक पूछा हुआ है आपको TRE1 के TGT का सवाल है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन है, तो अभी बताया है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है छोटा नागपुर में रहते थे, तो उसी के आसपास यानी आपको झारखंड में पड़ता है। तो देखिए चंपारण और रांची और बलिया, यहाँ पे देख रहे हैं रांची जो है आपको क्या है छोटा नागपुर के पास में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, ये लीजिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब बुक पढ़िएगा तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे बुक में का चीजें जो है आपको शॉर्ट्स में बता देते हैं। जब हम वीडियो बनाए थे 8 क्लास का एनसीईआरटी उसमें का है ये। देखिए बिरसा मुंडा भी बताए कि छोटा नागपुर के मुंडा परिवार में हुआ था, जनजातीय समूह था मुंडा। बिरसा ने जो है खुद ऐलान किया था कि उसे भगवान ने उसे लोक की रक्षा के लिए भेजा है, और उसे जो है दिकू यानी जो है बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। बिरसा जो है अंग्रेजी शासन के कारण ही हो रही समस्याओं को दूर करना चाहते थे। इसके जो समर्थक आदिवासी समूह कौन थे, तो संथाल और उराव थे। बिरसा ने जो है दीकू और यूरोपीय लोगों के लिए जो है रावण शब्द का प्रयोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बिरसा का जो है राज्य का प्रतीक था वह सफेद झंडा था। और बाद में विरोध करते करते इनको जो है 1895 में गिरफ्तारी होती है, फिर 1897 में जो है रिहा कर दिया जाता है, लेकिन फिर 1900 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण। तो ये आपका इसमें संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। हम बुक ये सारा एनसीईआरटी का है, जो भी हम आपको बताए हैं सब एनसीईआरटी में दिया गया, अपने मन से हम कुछ नहीं बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 6 कि मध्य भारत के आदिवासी समूह बैगा के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। जब पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 40 तो वहां पे जो है आदिवासी समूह के बारे में पढ़ना है, बैगा के बारे में। ये जो है मध्य भारत का एक आदिवासी समूह है बैगा। तो बैगा के बारे में कौन सा कथन गलत है इसको बताना है। पहला है कि यह लोग अपने को जंगल का संतान मानते थे, तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। यह औरों के लिए काम करने में कतराते थे, बिल्कुल कतराते थे, ये नहीं चाहते थे कि हाँ हम दूसरे किसी का काम करें। मजदूरी करना इनके लिए अपमान की बात थी, बिल्कुल अपमान की बात थी। तो ये तीनों चीज सही है। कुछ पूछा है कि कौन इसमें गलत है, तो कोई नहीं गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें से कोई नहीं गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। याद रखिएगा बैगा के बारे में, ये मध्य भारत में होते हैं। और देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया गया है, पढ़िएगा यहाँ पे। तो देखिए लिखा गया है कि कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादक कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से कुछ बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने में कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर जिंदा रहते थे, और मजदूरी करना बैगाओं के लिए जो है अपमान की बात थी। तो यहाँ पे यहीं से सवाल हम आपको बताए थे। और एक याद रखना है, एक और जनजाति जिनका नाम था, बुक में दिया गया था, उड़ीसा के डोंगरिया कंध। तो यहाँ से याद रखिएगा, जो आपके कंध जनजाति होते हैं उड़ीसा में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप फिगर में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाए हैं। तो एक निम्नलिखित में से राज्य और उनसे संबंधित समुदायों का सही मिलान करना है। तो ये पंजाब है, और यहाँ पे क ख लिख लीजिए आप। यहाँ पे ये क, ये हो गया ख, ये ग हो गया, ये घ, और ये आपका अंग हो गया। अब इसको मिलान करना है। तो देखिए पंजाब के सामने वन गुजर है, आंध्र प्रदेश में लंबाड़िया, कुल्लू के सामने गद्दी, कश्मीर के सामने बकरवाल, और उड़ीसा के सामने डोंगरिया कंध। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर जो है सबके सामने सामने, यानी पहला का पंजाब में जो है वन गुजर आदिवासी समुदाय मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में लंबाड़िया, कुल्लू में गद्दी, कश्मीरी में बकरवाल, और उड़ीसा में जो है डोंगरिया कंध। तो यानी सबके सामने सामने होगा। तो एक का क, दो का ख, तीन का ग, चार का घ, और पांच का अंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका ए आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी से ही यहाँ पे हम सवाल दिए हैं, पेज नंबर पढ़ लीजिएगा 40 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए जब पढ़िएगा, इसमें कुछ जो है जानवर पालते थे आदिवासी लोग। तो यहीं पे लिखा गया है कि पंजाब में पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया के समुदाय आपको गाय भैंस पालते थे, कुल्लू के गद्दी समुदाय रहने वाले थे जो गड़िए पालते थे, कश्मीर के बकरवाल लोग थे जो आपके बकरी पालते थे, और अभी आपके ऊपर भी बताए हैं एक आपका कंध जनजाति उड़ीसा में होता है। तो इसी से मिलान करने के लिए दिया गया था यहाँ पे, ये हो गया। बाकी आप देखिए बुक में जो है कुछ दिया गया है आदिवासी लोग कहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये देखिए आपको संथाल, मुंडा, उराव, ये सब क्या है आपको झारखंड वाले एरिया में है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको मध्य भारत में बताए हैं बैगा जनजाति, ये बैगा, बंजारा, गोंड, ये सब आपको मध्य भारत में है। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में भोटिया है। ये देखिए आपका जो आपका कुल्लू है, यहाँ पे आपको गद्दी समुदाय है हिमाचल प्रदेश में। ये राजस्थान में देखिए सहारिया और भील राजस्थान में है। गुजरात में देखिए वान गुजर है, आपको हम बताए हैं यहाँ पे वान गुजर पंजाब और गुजरात में होते हैं। यहाँ पे ये सब दिया गया। गारो खासी जानते हैं तो आप जानते ही हैं इधर। तो ये सब आपको याद रखना है, ये बुक में दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 42 पे चैप्टर नंबर 4 से है कि मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती यानी झूम खेती करने वाले जो करते हैं उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं। यानी जो है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो बेवर, पोंडू या चेन्ना, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो है घुमंतु खेती के लिए बेवर वर्ड का प्रयोग करते हैं। बेवर का मतलब होता है घुमंतु खेती यानी झूम खेती। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए आपके बुक में यहाँ पे दिया गया, देखिए बेवर के बारे में दिया गया है। देखिए बेवर मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है। अब देखिए अगला यहाँ पे जो सवाल है, ये देखिए 9 नंबर है कि बिरसा मुंडा ने जो है रावण कहकर किसे संबोधित किया था। तो अभी आपको ऊपर भी हम बताए थे। यहाँ पे देखिए दीकू है, यूरोपीय है, महाजन है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा जो है रावण कहकर जो है संबोधित किया है, दीकुओं और यूरोपियों किया है, यानी दोनों को किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो है उनके नेतृत्व में, यानी आपको बिरसा मुंडा के नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए
रावणों को तबाह कर दे, यानी आपको रावणों का वध दिखू और यूरोपियों के लिए किया गया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की इनकी सजा हुई। फिर 2 साल के बाद यानी 1897 में जो है जेल से ये लौटे। फिर ये जो है अपना समर्थक जुटाए और फिर से जो है यहाँ पे जो है अपना आंदोलन शुरू किए। और फिर उसी आंदोलन के तहत जो है इन्होंने आह्वान किया था कि यहाँ पे जो है इनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों रावणों को यहाँ पे तबाह कर देना होगा, यानी दिकुओं और यूरोपियों को तबाह कर देना होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है रावण शब्द का प्रयोग दिकु और यूरोपियों के लिए हुआ है। और बाकी यहाँ पे देखिए सफेद झंडा जो है बिरसा राज्य का प्रतीक था और 19वीं सदी में जो है बिरसा के हैजा के कारण जो है मृत्यु हो गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी का था। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि किन जनजाति समूहों ने जो है 19वीं और 20वीं सदी की शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में अपने ऊपर लगे पाबंदी और जो है करों के खिलाफ बगावत की थी। यहाँ पे कर होगा और करों के या नए कर होगा, नए करों के विरुद्ध जो है बगावत की थी। यानी किस जनजाति समूह ने जो है 19वीं 20वीं शताब्दी में जो है जब नया कर लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा तो उसके जो है खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। तो यहाँ पे आपको बताना है और ऐसा एग्जाम में एक सवाल पूछ भी चुका है। तो यहाँ पे देखिए पहला है 1831 से 32 कोल आदिवासी के द्वारा या संथालों के द्वारा या वर्ली विद्रोहों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे दिया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि किसने जो है कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। 35 नंबर सवाल है टीआरटी के पीआरटी में पूछा है। देख लीजिए पीआरटी वाले बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आपको हम दिखा दिए कहाँ से पूछता है। तो अब चलिए इसको अब दिखाते हैं कि कहाँ पे ये दिया गया था। यहाँ पे देखिए जब ये पढ़िएगा आपको तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों और महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बगावत किए। और उसमें से 1831-32 में कोल आदिवासियों ने किया, 1855 में संथालों ने बगावत किया और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ और साथ में बिरसा मुंडा जो आंदोलन कर रहे थे वो भी आपको इसी तरह का आंदोलन था। तो यहाँ पे ये सब आप देख लिए। अब देखिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। अभी आप पढ़े थे यहाँ पे जो है 1855 में जो है संथालों के द्वारा जो है यहाँ पे देख लीजिए नए करों के विरोध में यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया है नई व्यवस्था, नई कर व्यवस्था। अब ऊपर बताया भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आंसर हो गया और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे देखिए नए करों के बारे में जो है 1855 में संथाल और यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था टीआरटी के पीआरटी से। ये 8 एनसीईआरटी का सवाल है और इसी पे जो है यहाँ पे आप देख लीजिए हम क्वेश्चन आपको बता के दिखाए हैं कि कौन सा व्यवस्था। तो देखिए 1831-32 में कोल आदिवासी बिल्कुल सही, 55 में संथाल ये भी सही, 40 में वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। अब हम चलेंगे 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन थी। तो ये आपके 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है। आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़िएगा, पेज नंबर 51 में दिया गया है। तो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत आपको अवध थी। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको बताए थे पिछले आपको क्लास में भी 1801 में जो है इस पे आपको क्या लगा था, ये आपको सहायक संधि जो है लागू हुआ था और फिर बाद में अंग्रेजों ने जो है 1856 में 1857 ने क्रांति के समय में जो है इसको अपने क्षेत्र में विलय कर लिया था, यानी विलय नीति के तहत। तो यहाँ याद रखिएगा और बताए भी थे कि यहाँ के जो राजा जो है इन पे कुशासन का आरोप लगा था, इसलिए ये लोग जो है आपको 1857 क्रांति में भाग लिए थे। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में जो है सबसे ज्यादा आपको सैनिक कहाँ से भाग लिए थे, तो आपको यहाँ पे अवध से ही भाग लिए थे। टोटल 75,000 से भी ज्यादा सैनिक केवल अवध से भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। देखिए यहाँ पे बताते हैं पेज नंबर 51 में दिया गया है क्या कि देखिए अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। तो यहाँ पे यहीं से हम सवाल दिए थे। बाकी यहाँ पे आप पढ़िएगा तो यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने जो है कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उनको मिलता रहे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने इसको नहीं दिया था और जो कारण आपको 1857 क्रांति का कारण भी बना था। जैसे यहाँ पे जो पेशवा बाजीराव थे
यहाँ पे जो है इनका कोई पुत्र नहीं था, तो दत्तक पुत्र यानी गोद लिया पुत्र को बोलते हैं दत्तक पुत्र। तो यहाँ जो है इनको गोद लिया गया था नाना साहब को, तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो है नाना साहब वहाँ पे जो है अपना शासक होना चाहिए था। लेकिन जो है अंग्रेज इससे नहीं माना और दत्तक ये जो नाना साहब बने शासक, तो यहाँ पे ये बोले कि जैसे हम मेरे पिताजी को मिलता था पेंशन आप वहाँ पे दीजिए, तो ये लोग नहीं दिए। तो याद रखिएगा नाना शाहपुर जो है आपको कानपुर से, फिर ये कानपुर में अपना शक्ति यहाँ पे सैन्य शक्ति बढ़ाए थे और फिर अंग्रेजों को जो है यहाँ से खदेड़ा था। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी स्थिति बता दिए। 1801 में जो है अवध पर सहायक संधि थोपा गया था, आपको बताए थे। उसके बाद देखिए आपको जो है 1856 में अंग्रेजों ने जो है उस पर कब्जा कर लिया था और गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि यहाँ पे रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे जो है इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि वहां पे जो भी उसके अवध के जो भी आपको वहां पे प्रजा थे वो अपने राजा से बहुत खुश थे। यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है जबरदस्ती उस पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है अपने यहाँ पे जबरदस्ती उसको अपने क्षेत्र में लिया था। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा अवध के बारे में। अब क्योंकि अवध के बारे में भी हम और बात करेंगे आगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर, कि किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को जो है लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया है, तो यहाँ बसाया था महरौली में। अब बताइए यहाँ पे आपको हम बता भी दिए जगह कि किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया था कि हाँ बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे तो इनका जितना भी परिवार है अब इनको हम राजा नहीं बनाएंगे, ये लोग को जो है दिल्ली में कहीं और बसा देंगे और ये लोग अपना पेंशन पे जीते रहेगा। तो बताइए कौन यह बोला था। यहाँ पे दिल्ली में जो है मेहरौली के पास बसाया गया था, यानी जो लोग पहले रहते थे लाल किला में यहाँ से इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डलहौजी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यानी डलहौजी ने ऐसा ऐलान किया था। चलिए अब हम यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर 51 में दिया चैप्टर नंबर 5 में कि कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर जो है मुगलों बादशाह का नाम हटा दिया गया था, याद रखिएगा। 1849 में जो है गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर बादशाह के परिवार को जो है लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो कहाँ पे बसाया गया था, आपको याद रखिएगा मेहरौली में बसाया गया था। ठीक है, अब यहाँ तो डलहौजी इसका आंसर हो गया, बता दिए। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1856 में गवर्नर जनरल जब कैनिंग था उस समय, तो इन्होंने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को जो है बादशाह नहीं माना जाएगा और केवल उनको राजकुमार के रूप में मान्यता दिया जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1856 में डलहौजी यहाँ पे निर्णय लेता है कि अंतिम जो मुगल बादशाह होंगे यही बहादुर शाह जफर होंगे। जब ये मर जाएंगे तो इनके बाद कोई जो है बादशाह नहीं बनेगा, कोई अपना बादशाह टाइटल नहीं लगाएगा। इनके जो बेटा होंगे वो लोग अपना लगाएंगे, आपको राजकुमार लगाएंगे कि हाँ राजकुमार ये। तो ये कैनिंग के द्वारा, जबकि डलहौजी ने ऐलान किया था कि यहाँ पे बहादुर शाह जब के मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे उनके बेटे उनके जो परिवार है जो है दिल्ली में कहीं और बसाए जाएंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, आपको दोनों याद रखना है। दोनों जो है आपको जो इसमें आपके गवर्नर जनरल है उसमें डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, ये भी चैप्टर नंबर 5 से 51 नंबर पेज पे है कि कंपनी के द्वारा कब ऐसा कानून बनाया गया जिसमें कंपनी की सेवा में नौकरी देने वाले सैनिकों को जो है समुद्र पार करना जरूरी बना दिया था। देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि भारतीय सैनिकों को जो है यहाँ पे जो है समुद्र पार करना एक जो है गलत काम लगता था, यानी उसको पाप समझते थे, धार्मिक रूप से पाप था वो। तो यहाँ पे वो लोग मना कर देते थे कि हाँ हम समुद्र पार नहीं करेंगे। तो भाई अब कंपनी ने जो है बहाली कराया है, बहाली करवाया है पुलिस का, और वो जो है कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, यानी कंपनी के लिए पुलिस के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब कंपनी जैसा बोलेगा आपको जाना पड़ेगा। तो ये लोग नहीं जाते थे, उसी के लिए जो है यहाँ पे एक कानून आया था आपको सैनिक भर्ती अधिनियम। और सैनिक भर्ती अधिनियम में बोल दिया गया था कि आपको अगर सैनिक अगर बनते हैं कंपनी के अंदर तो आपको समुद्र पार करना पड़ेगा। तो ये कब आपको ऐसा कानून आया था वो बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, 1824 है, 1856 है, 1857 है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एशियाटिक सवाल है, आप देख सकते हैं। ये जो है 1856 में आपको ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइए एनसीईआरटी में, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं
देखिए यहाँ से देखिए कि जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार करने के लिए बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने जो है इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना एक नया नियम निकाला, तो उसे जमीन के रास्ते जाने से ऐतराज नहीं था, उनको समुद्र पार करने से ऐतराज था। तो इसलिए जो है सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्होंने जो है सख्त सजा दी थी उनको। और साथ में यहाँ पे अब इस नियम को खत्म कर यहाँ पे जो एक नया नियम निकाला था 1856 में। कौन निकाला था? तो आपको उसमें मालूम होगा, कैनिंग था आपको गवर्नर जनरल। तो कैनिंग ने जो है यहाँ पे एक नियम निकाला और वह था आपको सेना भर्ती अधिनियम। और सेना भर्ती अधिनियम में देखिए क्या कहा गया था कि देखिए यहाँ 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसको जरूर यहाँ पे जो है समुद्र का पार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1856 में कैनिंग के द्वारा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब हम नोट्स बनाए थे तो आपको बताए भी थे यहाँ पे 1824 में जो है सिपाहियों को लड़ने के लिए जब वर्मा भेजा गया था, तो ये आपको आदेश का पालन नहीं किया था, जिनको यहाँ पे सख्त सजा दिया गया था। इसीलिए जो इसको हटाने के लिए 1856 में कैनिंग के द्वारा जो है एक नया कानून लाया गया, सेना भर्ती अधिनियम। और यहाँ से जो है जबरदस्ती सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए नियम बनाया गया था। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। और आगे यहाँ पे देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है उसको बताना है। और ये जो है आपको बुक एंड ऑथर से सवाल लिए हैं और ये सभी के सभी आपको समझ लिए कि चौथा और पांचवा चैप्टर से आपका जितना भी पुस्तक था उसमें दिया गया, उससे हम सवाल लिए। आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम में जो है कुछ पुस्तक लेखक भी जरूर रहता है, तो इन्हीं सब से रहता है। तो इसको हम अलग एक छांट कर यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए हैं, बताना है कि कौन सही सुमेलित है। देखिए पहला इसमें है माझा प्रवास। तो क्या माझा प्रवास का लेखक विष्णु भट्ट है? बताना है। सिपाही टू सिपाही से लेकर सूबेदार तक पुस्तक सीताराम पांडे। बैगा पुस्तक जो है बेरियर एल्विन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको सभी सही है। माझा प्रवास के पुस्तक का लेखक विष्णु भट्ट है, सिपाही से सूबेदार तक जो है सीताराम पांडे है, और बैगा जो है आपको बैरियर एल्विन से है। ये दोनों जब किताब जो पढ़िएगा 1857 की क्रांति वाला चैप्टर, तो उसमें ये है। बाकी ये पढ़िएगा आपको बैगा वाला, तो आदिवासी समूह वाला जो चैप्टर है यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों आपका सही है, आपको ये याद रखना है। चैप्टर नंबर 5 में ये दिया गया है, 4-5 में। अब देखिए आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 में है कि वेरियर एल्विन के द्वारा लिखित बैगा 1939 में, यही हम दिए थे कि बैगा पुस्तक वेरियर एल्विन ने लिखा था। इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया था जो अप्रकाशित रचना था, नोट्स ऑन द खोंड। याद रखिएगा नोट्स ऑन द खोंड भी जो है वेरियर एल्विन के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपको हम बताए थे। देखिए ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे ने जो है माझा प्रवास पुस्तक लिखा था, और इसमें जो है आपको चर्चा है, मतलब 1857 की क्रांति में जो है कैसे जो है झांसी की रानी के वहां पे अत्याचार किया गया था उसके बारे में। बाकी एक देखिए सीताराम पांडे के द्वारा भी पुस्तक लिखा गया था। सीताराम पांडे को यहाँ पे देखिए 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में जो है ये सिपाही के तौर पे भर्ती किया गया था। तो इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीताराम ने 1861 में जो है एक अवधी भाषा में अपने संस्करण में लिखे, जिनका नॉर्गेट यानी यहाँ पे एक अपना स्मरण लिखे थे नॉर्गेट ने। और यहाँ पे 1861 में अवधी भाषा में अपना एक संस्मरण लिखे, और जिसको बाद में जो है नॉर्गेट एक आपको आए अंग्रेजी लेखक, और इन्होंने जो है इसका अनुवाद किया। तो याद रखिएगा सीताराम पांडे ने जो है अपना अवधी भाषा में लिखा था, तो इसको जो है यहाँ पे नॉर्गेट एक व्यक्ति था जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया, और इसका नाम जो है यहाँ पे रखा क्या, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। और सीताराम पांडे के संस्मरणों को एक अंश इस प्रकार था। तो ये आपको याद रखिएगा, यहाँ पे नॉर्गेट ने जो है अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है यार। अब देखिए यहाँ पे अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कि मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसर पे हमला करने के आरोप में कब फांसी पे लटका दिया था। तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, और इसका सही आंसर होगा 8 अप्रैल 1857, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 1857 की क्रांति से जो है बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, खास करके जीएस में, चाहे आपको
आपका खास करके जीएस 8 नंबर वाला हो उसमें, चाहे पीआरटी वाला में भी। तो इसका आंसर एक हो गया, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़िएगा तो पेज नंबर 55 में देखिए सीधा लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने का आरोप में फांसी पे लटका दिया गया। तो ये तो आपका हो गया आंसर, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले एक घटना हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ये जो है एससीईआरटी से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए सबसे पहले 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे, ये मंगल पांडे, जिनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल को। तो ये मंगल पांडे जो है यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा एक बंदूक लाया गया था और इसमें ये अफवाह फैल गया था कि इसमें जो है गाय और सूअर के चर्बी मिला हुआ है। तो इसलिए मंगल पांडे ने जो है इस चर्बी युक्त कारतूस को जो है प्रयोग करने से मना कर दिया, और जहाँ पे अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती किया तो फिर अपने साथी के साथ मिलकर जो है वहाँ पे सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग की जो है मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी अपने साथियों के साथ मिलकर। अब यहाँ पे जो है अंग्रेज आग बबूला हो गया और उससे बदला लेने के लिए ही जो है यहाँ पे 8 अप्रैल 1857 को जो है बैरकपुर के छावनी में जो है यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। जब फांसी दे दी जाती है तो फिर दूसरे जगह जो आपके रेजिमेंट होते हैं और जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं, फिर वहाँ पे भी जो है लोग मना कर देते हैं बंदूक चलाने से। तो ऐसा ही एक आता है मेरठ में, ये आपके 9 मई की घटना है। मेरठ छावनी में क्या होता है कि सैनिकों ने जो है इस गाय और सूअर के चर्बी से बने कारतूस को चलाने से यहाँ पे इनकार कर देता है। फिर अंग्रेज जो है यहाँ से जो है गुस्सा होकर यहाँ जो मेरठ छावनी से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल देता है, और फिर जो है बाकी जो बचते हैं उनको 10-10 साल की सज़ा देती है। कौन? तो यहाँ पे मेरठ में। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ही चारों जितने भी सभी जगह जितने भी छावनी थे पुलिस का, वहाँ पे जो है अपना विरोध शुरू हो गया था चारों तरफ में। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए 10 मई को यानी 9 मई को यहाँ पे सज़ा हो गया। अब देखिए 10 मई को क्या हुआ कि मेरठ जो जेल था, यानी जो मेरठ छावनी में ये लोग हंगामा किए थे, तो मेरठ की जेल में जो है धावा बोल दिया बंद सिपाहियों ने, और यहाँ पे जो भी को भी गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पे देख रहे 10 साल की सज़ा सुनाई थी, तो इनको जो है गिरफ्तार किया था। तो इन जितने भी सेना थे उस समय सब कोई मिलकर यहाँ पे जो है मेरठ के जेल पे धावा बोला और सभी सैनिकों को आज़ाद करा लिया। बाकी यहाँ पे इतना ही नहीं, इसके साथ जितने भी अंग्रेज वहाँ पे अफसर थे उन पे हमला भी हुआ, उसके साथ इनको मारा पीटा भी किया, और साथ में जितने भी हथियार थे ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर जो है 10 मई की ही है, यानी 10 मई के उसी रात जो है अंधेरे में मेरठ की सिपाहियों की टोली जो है दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचकर वहां पे जो मुगल बादशाह होते हैं उनसे जाकर मिलते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप हमारे सम्राट है, भारत के राजा है, तो आपके नेतृत्व में पूरा ऐसा भारत में फैला दीजिए कि हाँ हम जो है यहाँ पे क्रांति छेड़ दिए हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में याद रखिएगा, दिल्ली जो है जाकर ये सबसे पहले गए थे मेरठ से, और दिल्ली में जो है अंग्रेज़ों की बगावत की गई। अंग्रेज अफसरों को वहाँ भी मारा गया और वहाँ से जितने भी बंदूक थे गोला थे सबको लूट लिया गया था, और 12 मई पे जो है दिल्ली पे कब्जा हो गया था। तो यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है कब्जा कहाँ हुआ था 1857 क्रांति में, तो दिल्ली पर हुआ था। फिर वहाँ दिल्ली पहुँचकर ये सिपाही के द्वारा बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करता है ये लोग, और फिर बहादुर शाह ने जो है अपनी राजाओं का एक संघ बनाने का आह्वान करता है कि हाँ जितने भी सभी कोई राजा है आपस में मिलकर एक नेतृत्व में सभी के सबको एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करे। देश के कई रेजिमेंट जो है सिपाहियों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जितने भी रेजिमेंट थे सैनिक जहाँ पे रह रहे थे वो लोग भी जो है अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए। कानपुर से जो है नाना साहब ने अंग्रेजों को खदेड़ कर खुद को पेशवा घोषित किया था। ऊपर आपको बताए थे ये जो नाना साहब थे आपको अंतिम पेशवा जो थे आपको उनके जो है दत्तक पुत्र थे। तो इन्होंने जो है कानपुर में रहकर अपना सैन्य शक्ति बढ़ाई और वहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और खुद को जो है पेशवा घोषित किया था, और ये बोल दिया कि हमको जो है बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया है। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको हम यहाँ बताए हैं। तो ये तो इसका आंसर हो गया, और समझ लिए होंगे 1857 क्रांति ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया था। और बाकी यहाँ पे आप देखिए ये था आंसर, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को जो है बैरकपुर में अपने अफसरों पे हमला करने के आरोप में फांसी पे लटका दिया था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद आपको बताया है कि मेरठ में जो है कुछ तैनात जितने भी सैनिक थे उन्होंने भी जो है मना कर दिया था गाय और सूअर की चर्बी चलाने से। फिर यहाँ पे अंग्रेज जो है 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया और फिर 10 साल का सज़ा दिया। फिर उसके अगले दिन यानी ये 8 मई की घटना थी। फिर उसके बाद 9 मई को क्या हुआ कि आपको
जो है जितने भी सैनिक थे मेरठ में सारा कोई मिलकर अंग्रेज पे हमला किया और ये सैनिक जो जिनको कैद किए थे वो सबको रिहा करा लिया था। फिर 10 मई को पटना के लिए दिल्ली के लिए निकले और फिर 12 मई पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो ये सब आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए आगे इसमें से और क्वेश्चन बताएंगे आपको हम। जैसे देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को कानपुर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित किया। तो अभी आपको बताए थे वह थे नाना साहेब। तो ये आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। आपको ऊपर हम बताए हैं इसका आंसर पेज नंबर 56 में दिया है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के द्वारा हम यहाँ पे गवर्नर नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद तो ये कानपुर का हो गया। अब देखिए लखनऊ की गद्दी पर जो है नवाब उस समय थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ से हटा दिया था। उनका जो बेटा था विरजिस कद्र, ये बहुत छोटा था, एकदम बच्चा था। अब यहाँ पे वाजिद अली शाह को जब हटा दिया तो इसके बाद जो है विरजिस कद्र जो है वहाँ पे नवाब घोषित कर दिया थे, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे जो है विरजिस कद्र की जो माँ होती है यानी जो वाजिद अली शाह की जो पत्नी होती है बेगम, वो जो होती है हजरत महल। तो हजरत महल जो है यहाँ पे लखनऊ के गद्दी संभालती है और वहाँ से ये नेतृत्व करती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अगर पूछ ले कि हाँ लखनऊ की गद्दी से, देखिए यहाँ पे लखनऊ है, देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल 1857 क्रांति का नेतृत्व किए थे, क्योंकि लखनऊ के जो वाजिद अली शाह थे इनको हटा दिए थे और इनका जो छोटा बेटा था विरजिस कद्र था उस समय गद्दी पे बैठा। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि हाँ वाजिद अली शाह के बाद कौन उसका बेटा था जो बैठा था गद्दी पे, विरजिस कद्र, लेकिन ये पूछे कि हाँ लखनऊ की गद्दी पे जो वाजिद अली शाह था हटाने के बाद 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल जो इनकी पत्नी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन भी हम बना सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं बनाए हैं, अब यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए बेगम हजरत महल ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद देखिए झांसी की बात आती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति जो थे आपको तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। उसके बाद एक और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में जो है वहाँ की एक रानी थी, राजगढ़ की रानी, जिसका नाम था अवंती बाई लोधी। इन्होंने जो है 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन उनके जो है राज्य पे प्रशासन का नियंत्रण कर लिया था। तो पूछेगा एग्जाम में कि हाँ भाई यहाँ पे राजी अवंती बाई लोधी का जो है यहाँ पे एक संबंध किस क्षेत्र से था, तो मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से। और इसी मांडला क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जों में ले लिया था। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति में इन्होंने जो अंग्रेज़ों से बदला लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देख लिए बाकी यहाँ पर जो अन्य राज है जो आपके बुक में नहीं दिया गया है। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली का तो खुद आपको बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक थे और इसके विद्रोह का दमन किया था निकोलसन हडसन ने। लखनऊ का बताए हैं बेगम हजरत महल थी और इनके जो है आपके कॉलिन कैंपबेल थे, इन्होंने जो है अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ा था। कानपुर के बताए थे कि आपको नाना साहेब थे और कैंपबेल और हावेलॉक इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ा था। झांसी की लक्ष्मीबाई थी, नेतृत्व किया था और हीरोज इसके विरोध में थे। इलाहाबाद में ऐसे ही लियाकत अली थे, कर्नल लील इसके विरोध में थे। बनारस में देखिए आपको जितने भी सेना थे वो थे और जनसाधारण यानी जो आम जन थे वो लोग इसमें शामिल हुए थे और कर्नल नील ने जो है इस नेतृत्व को संभाला था। उसके बाद देखिए बिहार से कुंवर सिंह और विलियम टेलर जो है इसके विरोध में थे। और ये क्वेश्चन आपको अभी TRE 1, 2, 3 एग्जाम हुआ है और ये क्वेश्चन आपको 6 बार पूछ चुका है। आपको हम प्रूफ भी दिखाएंगे, 6 बार क्वेश्चन पूछा है ये। 2 बार आपका 2 बार TRE 1 में, 2 बार TRE 2 में और 2 बार TRE 3 में रिपीट हुआ है बहुत बार। तो ये क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। पटना से जो है देखिए आपको सेना और जनसाधारण लोग शामिल हुए थे। जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में जो संभाला गया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, जनरल रेनाल्ड इसका अपोजिट में थे। फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला और जनरल डार इनके विरोध में थे। उसके बाद देखिए बरेली से खान अब्दुल गफ़ार खां और बख्त खां और विंसेंट आयर इनके विरोध में लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे और कहाँ से, ये सब चीज़ आपको हम बता दिए हैं। देखिए इसी से एक बार TRE 2 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है PGT में कि इनमें से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, ये बिल्कुल है। देखिए आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये भी आपको थे। ये जो शाह मल थे ये किसी भी क्षेत्र से नेतृत्व नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अब बाकी देखिए ये जो हम बताए थे आपको ये वाला कि बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो आपको कुंवर सिंह,
यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 7 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 6 बार ही हम बोले हैं। देखिए TRE 3 के PRT में और TRE 3 के PGT में, ये देखिए TRE 2 के PGT में और TRE 2 के 6 to 8 में भी, और ये TRE 2 के 6 to 8 में GS 40 पेपर जो होता है, GS का 40 पेपर नॉर्मल वाला में, ये उसमें पूछा हुआ है। बाकी हम TRE 1 के जो था TRE 1, इसमें भी जो है पूछा हुआ था। हम यहाँ पे जगह कमी पड़ने की वजह से जो है इसको हम नहीं यहाँ पे ऐड किए हैं। क्वेश्चन एकदम सेम था। TRE 1 में भी जो है आपको इससे 2 क्वेश्चन पूछा था, यानी टोटल इससे 7 क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन वही है, बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के में नेतृत्व कौन किया था? तो कुंवर सिंह। देखिए बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका कुंवर सिंह। 1857 क्रांति बिहार के नेता की सक्रिय साझेदारी दिखाई दी, कुंवर सिंह। यहाँ पे देखिए सतौनी क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको कुंवर सिंह। बाकी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको TRE 1 में भी 2 क्वेश्चन सेम था जो हम यहाँ पे नहीं ऐड किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार ने वीर कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम घोषित किया है। और ये SCRT का सवाल है, 8 क्लास का SCRT पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया है, क्योंकि कुंवर सिंह के बारे में बहुत पूछ लिया कि हाँ नेतृत्व किया था। अब हो सकता है पूछ ले कि अंग्रेज सरकार ने वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए कितना इनाम घोषणा किया था, 1 लाख की, 50,000 की, 25,000 की, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। आंसर होगा इसका 25,000 रुपया आपको अंग्रेज सरकार ने इस पर घोषणा किया था कि जो भी इनको बताएगा एड्रेस, चाहे जिंदा या मुर्दा पकड़ाएगा, 25,000 रुपया देंगे। अब देखिए इसका आंसर सी हो गया। अब पढ़िएगा यहाँ पे, देखिए ये आपका 8 क्लास का NCERT है। कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों को सहयोग से आरा शहर में अंग्रेजी नियंत्रण पर समाप्त कर दिया और वहाँ कुछ दिनों पर अपनी सरकार भी चलाई। इसके विद्रोह का प्रभाव बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी था। उन्होंने देखिए वहाँ पे बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया इत्यादि क्षेत्रों की यात्रा की। यहाँ पे आपको पूरा एग्जैक्ट याद रखना है, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, यहाँ पे जो है यात्रा किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ वीर कुंवर सिंह ने का जो है प्रभाव क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ कहाँ था, चाहे कहाँ की यात्रा की। तो बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया एवं अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों और किसानों को प्रेरित किया था। अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त इनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपया का इनाम घोषित किया। और याद रखिएगा अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। और इनके निधन के बाद उनका जो भाई होता है अमर सिंह, वो जो है इसका नेतृत्व करते हैं और आगे चलकर इन्हीं को भी जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा पकड़ा जाते हैं। तो याद रखिएगा 25,000 रुपये इनाम घोषणा हुआ था, आपको हम बता दिए, और बाद में इनका नेतृत्व अमर सिंह किए थे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो याद रखना है। बाकी देखिए NCERT से एक और सवाल है कि आजमगढ़ घोषणा पत्र संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये NCERT में नहीं मिलेगा आपको। तो आजमगढ़ जो घोषणा है वो आपको 1857 की क्रांति से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ये भी आपको जो है चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 94 मिलेगा SCERT 8 क्लास में। अब देखिए यहाँ पे तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए यहाँ पे विद्रोही क्या चाहते थे, अगर इसमें आप पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कि विद्रोह में शामिल राजाओं और जमींदारों को इस बगावत से क्या फ़ायदा होने वाला था। ये जो है हमने पहले देखा कि वे सरकार से असंतुष्ट थे, इस विद्रोह के द्वारा अपना खोया हुआ शासन वापस चाहते थे। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों के द्वारा जारी किए गए एक घोषणा पत्र, जिसे बोलते हैं आजमगढ़ घोषणा पत्र, यहाँ पे याद रखिएगा, से जाना जाता है। इसे हमें इस विद्रोहियों के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है, यानी जो भी विद्रोही थे इतना उद्देश्य इसमें लिखे थे आजमगढ़ घोषणा पत्र में। तो ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो यहाँ पे विद्रोही अपना उद्देश्य यहाँ पे एक घोषणा पत्र में लिखकर जारी किए थे। तो यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपको एक बताए भी थे, आपको माझा प्रवास पुस्तक जो है लिखे थे महाराष्ट्र के विष्णु भट्ट गोडसे, ये भी आपको इसी से संबंधित है, जो आपको हम मिलान करने में बता दिए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर है कि एशियाई रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया। टॉमस मैकाले, विलियम जोन्स या विलियम एडम्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एशियाटिक है, एशियाई नहीं, यहाँ पे एशियाटिक होगा। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका जो है शुरू किए थे विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, उनके द्वारा ही किया गया था, विलियम जोन्स। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर नंबर बी होगा। बाकी देखिए बुक में कहाँ दिया गया, पेज नंबर 65 खोलिएगा 8 क्लास का, तो दिया गया है जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे लोग, अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियाँ रखते हैं। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथनिन हॉलवेड ने भी जो है भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया।
तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अब हम यहाँ से ये पूछे हैं ताकि एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछ ले। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए TRE 3 के 6 to 8 में पूछा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स। इसके अलावा इससे संबंधित एक और क्वेश्चन TRE में पूछा गया है, वो क्वेश्चन हमको नहीं मिला है, यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, लेकिन वो पूछा है। तो ये हो गया। अब याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका इन्हीं के द्वारा यानी विलियम जोन्स के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो ये तो आपको बुक की बात हो गई। बाकी जो हम आपको नोट्स बना के पढ़ाए थे 8 क्लास के NCERT में, यहाँ पे देखिए यही चीज़ है। विलियम जोन्स के बारे में लिखाए थे आपको कि 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक जूनियर जज के रूप में ये नियुक्त हुए थे 1783 में। ये एक कानून के जानकार और भाषाविद थे। ये ऑक्सफोर्ड में ग्रीक लैटिन वर्ड अध्ययन किए थे और ये फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी सब कुछ जानते थे। और इनके द्वारा जो है यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक पुस्तक और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका भी निकाला गया था। ये आपको बता दिए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राचीन संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे इसी चैप्टर का सवाल है, 6 नंबर चैप्टर से पेज नंबर 66 में दिया गया है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था। बताइए यहाँ पे। ये हुआ था 1791 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये लिखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे 1781 में जो है अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1781 में याद रखिएगा मदरसा खुला। और 1791 में जो है यहाँ पे खोला गया। देखिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदू कॉलेज कब हुआ, तो आपको 91 में, और 1781 में मदरसा खोला गया था। ये आप देख लिए। अब देखिए 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा में विष भरा हुआ है, यह पापपूर्ण है, इससे भारतीयों को गुलाम बना दिया है। बताइए किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा विष से भरा हुआ है, वह पापपूर्ण है और इससे भारतीयों को गुलाम बना लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी, टैगोर या विलियम जोन्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने ये कहा था। और ये NCERT का सवाल है। पेज नंबर 72 पे चलिए, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है महात्मा गांधी का कहना है कि औपनिवेशिक शिक्षा से भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध होता है। औपनिवेशिक शिक्षा मतलब अंग्रेज वाला, यानी इंग्लिश जो आप पढ़ते हैं अंग्रेजी, ये वाला। इनके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है या पापपूर्ण है, इसने जो है भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया है, यानी दास बना लिया है। तो ये सब आपको गांधी जी का कहना था। यहाँ पे आते गांधी जी जो है बिल्कुल पक्षधर नहीं थे अंग्रेजी शिक्षा का। चाहे अंग्रेजी शिक्षा का हो, चाहे अंग्रेजी आपको जॉब का हो, चाहे अंग्रेजी कुछ भी, सब सारा चीज़ उसके विरोध में थे। खुद अपना बेटा को जो है अपना अलग कर दिए थे इसके वजह से। जो इनका बेटा इंग्लैंड पढ़ना चाहता था तो वहाँ पे मालूम होगा ये जो है उसका विरोध किए थे। यहाँ पे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, ये पूरा कट्टर आपको अंग्रेज के समझ लीजिए कि बहिष्कार किए थे। एक देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी। तो यहाँ पे बताइए 1900, 1921 या 1923 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। इसका स्थापना 1901 में हुआ था। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 66 खोलिएगा तो वहाँ पे ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे आते हैं। ये तो आपको देखिए ये नोट्स 8 क्लास के NCERT का हम बनाए थे जो है। बाकी यहाँ पे बुक में दिया गया। सबसे पहले चलिए उसको पढ़ते हैं। देखिए टैगोर का जो है मानना था सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने जो है कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें जो है यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, यानी शांति से भरा हुआ जगह। यहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे 1901 में खोला गया था। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए शांति निकेतन की स्थापना जो है 1901 में कोलकाता से 100 किलोमीटर दूरी पे। उनके अनुसार स्कूल जो है एक जेल जैसा है। इनका कहना था कि आज का जो स्कूल है जैसे घर में बंद होता है, एक जेल है। और इसी से हम जो अपना चैनल का नाम रखे थे जेल खाना। आप सोचते हैं कि हाँ कैसे नाम रख दिए स्टूडेंट जेल खाना, तो यहीं से हम यहाँ पे शांति निकेतन वाला बुक पढ़े थे। और रविंद्रनाथ टैगोर से का जब इनके बारे में पढ़े तो यहाँ पे इनका बोला था कि आजकल की जो पढ़ाई है वो एक जेल के रूप में है, यानी जेल में बंद होकर लोग पढ़ाई करता है, तो इसीलिए हम जेल खाना नाम रखे थे। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक परिवेश में स्थापना के लिए कि हाँ भाई जो बच्चे प्रकृति से जुड़े हुए हैं उनका ज़्यादा विकास होगा। तो उन्हीं के कहना अनुसार यहाँ पे जो है हम चैनल का नाम रखे थे। और यहाँ पे देखिए शांति निकेतन की स्थापना यहाँ पे किया गया था इनके द्वारा 1901 में।
ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया गया। टैगोर जो है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी जो टैगोर थे वो चाहते थे कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, यानी जो वर्तमान आधुनिक जो है आपका अंग्रेजी वाला है, यानी जो इंग्लिश, और साथ में आपका भारतीय परंपरा, ये दोनों का मिश्रण चाहते थे कि हाँ हो सकता है। लेकिन जो गांधी जी थे वह केवल भारतीय शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर पूछे कि यहाँ दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में जो है कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। फर्क ये था कि गांधी जी जो है पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना को कट्टर आलोचक थे। टैगोर जो है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। तो यहाँ पे चीज़ याद रखिएगा, टैगोर जो है दोनों का मिश्रण यानी अंग्रेज वाला और भारतीय वाला मिलाकर चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी थे बस भारतीय वाला जो शिक्षा था, जो जो रोजगार था चाहे शिक्षा था, ये आपको उनको पसंद करते थे। तो ये दोनों में डिफरेंस था, याद रखिएगा। और इसी के साथ ये जो है आपका 20 क्वेश्चन, हम लोग 22 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, और आपको पूरा अंदाजा हो गया कि पूरा 22 क्वेश्चन नहीं था। इसको एक क्वेश्चन में अगर समझ लीजिए कि हम एक्स्ट्रा बहुत बता दिए हैं, तो अगर ऐसे देख कर चलिएगा तो इसमें तो आपको 200-300 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बाकी देखिए आपको अगर कुछ बताना है, राय देना है कि हाँ कैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यहाँ भी मैसेज करते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ में अगर पीडीएफ के लिए तो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।